हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरिंदर सिंह है। मैं बिहार के भोजपुर ज़िले का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री योगेंद्र सिंह है। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। प्रेजेंटली वो पटना में एज ए कैशियर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। मेरी माताजी जो है वो एक हाउसवाइफ है। इसके मेरे अलावा मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, दोनों मुझसे छोटी है। मेरा जन्म और प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन सारी क्लास 8 तक भोजपुर ज़िले से ही हुई है। क्योंकि पिताजी आर्मी में थे तो बीच बीच में 1 साल 6 महीने के लिए बाहर कहीं जाना रहता था, तो उस बीच में प्राइमरी एजुकेशन में कुछ डिस्ट्रप्शन आता रहता था। बट इसको मैं कोशिश करता था किसी भी तरीके से ओवरकम करने की। बात करें अपने 10th की मैट्रिकुलेशन की, तो मैट्रिकुलेशन मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पटना से की है। 8th क्लास तक मेरी प्रारंभिक शिक्षा भोजपुर से ही हुई है। अपने गांव से शिक्षा हुई है। गांव में जो स्कूल था वहीं से 8th क्लास तक शिक्षा हुई है मेरी। उसके बाद हम लोग पिताजी की जब बैंक में जॉब लगी तो हम लोग पटना शिफ्ट हुए पूरा फैमिली के साथ। मम्मी और 2 बहनें हम लोग पटना में शिफ्ट किए। और 8th के बाद 12th तक मेरी जो शिक्षा है प्राइमरी और 10th के बाद जो सेकेंडरी शिक्षा है वो मेरी पटना के राजकीय बालक उच्च विद्यालय शास्त्री नगर से ही हुई है। हिंदी मीडियम से मैं बिहार बोर्ड का छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं मेनली IIT JEE और AIEEE इन सभी एग्ज़ामों के लिए प्रिपेयर करता था। राइट फ्रॉम द 11th-12th मैंने प्रिपरेशन की है। और उसी दौरान मैंने बहुत और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स निकाले। तो उसी दौरान कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की भुवनेश्वर में मेरा एग्ज़ाम निकला और काफ़ी अच्छा रैंक आया, तो जिसके तहत मुझे वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला, एडमिशन हुआ। वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मैं 2015-16 का पास आउट हूँ। उसके बाद कॉलेज से ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी इंडियन ऑयल में। तो कॉलेज पास आउट होने के बाद मेरी इंडियन ऑयल में चूँकि कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही जॉब लगी थी, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई ट्रेनिंग में जाना पड़ा। वहाँ से फिर मैं मेरी पोस्टिंग पारादीप में ही, उड़ीसा के पारादीप में ही हुई। तो वहाँ पर कुछ दिनों तक मैंने काम किया। बट काम करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जो पढ़ाई है राइट फ्रॉम द 10th, 11th, 12th अप टू द ग्रेजुएशन और पासिंग ऑफ द इंजीनियरिंग, वो सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जॉब में नहीं देख पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब क्विट करता हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, कोर इंजीनियरिंग का, उस बैकग्राउंड को लेकर मैं तैयारी करता हूँ, जिसके तहत मुझे जॉब जो भी मिले उसमें मेरा प्रॉपर नॉलेज का यूटिलाइजेशन हो। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मैकेनिकल कोर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी उनके कंसेप्ट्स हैं, उनको मैं चाहता था कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, उनका कहीं यूटिलाइजेशन करूँ। तो फिर मैंने वहाँ पर इंडियन ऑयल में जॉब कुछ दिनों महीनों का करने के बाद मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग गया। प्रिपरेशन में लगने के दौरान ही मैं सेल्फ स्टडी, मैं घर यहाँ पर पटना शिफ्ट कर गया और मैंने घर पर रहकर ही पढ़ाई अपनी जारी रखी। सेल्फ स्टडी पर मुझे शुरू से ही भरोसा रहा है और मुझे चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती है, तो क्लास में या फिर कहीं अन्य कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेज में, ये सब जगह पर पढ़ना, थोड़ा सा मैं चीज़ों को जब तक खुद से नहीं पढ़ता हूँ, खुद से एनालिसिस नहीं करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आते। तो इसी दौरान मुझे UPSC के IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और उसी के पैरेलल जो स्टेट में होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी मिली कि ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं इनसे डायरेक्ट इंजीनियरिंग के कोर सेक्टर में आपको जॉब मिलती है। तो मैंने इन सभी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया सेल्फ स्टडी कर ही 3 महीने 4 महीने, और काफ़ी अच्छे से मेहनत की। फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 678 रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक गेट में, जिसके तहत मुझे सारे IITs में MTech
मोस्टली सारे आईआईटीज़ में एमटेक करने का मुझे ऑफ़र मिला और कुछ पीएसयूज़ में जॉब के भी ऑफ़र मिले इंटरव्यू के बाद वहाँ पर। बट मेरा मन था कि कुछ और ज़्यादा बेहतर लाइक स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस के जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं कमीशन के थ्रू, उनके थ्रू अगर मैं जाता हूँ तो मैं ग्राउंड लेवल पर जो है अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकता हूँ, लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को देखकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकता हूँ। सिमिलरली यूपीएससी के थ्रू अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मेरी जॉब लगती है तो मेरा नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और उसके तहत मैं जो अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकता हूँ और लोगों के बीच में रहकर उनके लिए काम कर सकता हूँ। इसी प्रिपरेशन के दौरान 2019 में जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्रूटमेंट आई, जिसमें मैकेनिकल की 95 सीट्स थी। तो मैंने मुझे दोस्तों से पता चला कि काफ़ी अच्छा जॉब है वहाँ, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ का, नॉलेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का, और मैकेनिकल के कोर सेक्टर से जितने भी आपके पास नॉलेज हैं, कंसेप्ट है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म के एडवर्टाइजमेंट को देखा तो मुझे पता चला कि सिमिलरली जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, ईएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करती है आईएएस ऑफिसर के लिए, सेम पैटर्न पर यहाँ भी एग्ज़ाम होगा, उसी पैटर्न पर। तो चूँकि मैं इन एग्ज़ाम का स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर रहा था जॉब क्विट करने के बाद, तो मैंने पैटर्न देखा, थोड़ा सा पैटर्न भिन्न था, बट मोस्टली ओवरऑल 90-95% पैटर्न दोनों के सेम थे। तो यहाँ पर भी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसमें 95 सीट्स थी, तो इसमें भी प्रीलिम्स था, प्रिलिमिनरी स्टेज था, फिर मेंस था और उसके बाद इंटरव्यू था, जैसे एज यूजुअल यूपीएससी में होता है। तो फिर मैंने स्ट्रेटजी बनाई प्रीलिम्स की, किस प्रकार से प्रीलिम्स को निकाला जाए। तो प्रीलिम्स के मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को देखा, तो उसमें 200 मार्क्स के जो थे हमारे, जो ऑप्शनल पेपर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स जीएस के क्वेश्चन थे। तो मुझे याद है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 19 जनवरी 2020 को हुआ था और उसमें 300 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम थे प्रिलिमिनरी स्टेज में। उसके बाद मुझे मेंस भी देना था और इंटरव्यू भी देना था। चूँकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग था तो इसमें मतलब मैं उन्हीं सब चीज़ों को देख रहा था एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे क्वालिफाई करने में मदद करे। चूँकि इसमें मेन जो मेजर रोल प्ले कर रहा था वो था मेंस। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन जो है शुरू कर दी थी जेपीएससी के कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो बात करें प्रीलिम्स की, तो चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्ज़ाम देने के दौरान, इस वैकेंसी के आने के पहले मैंने 2 अटेम्प्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के दे रखे थे, जिसमें एक बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, मैंने मेंस दिया था, मेरा मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आप उसको अगर मुझसे बोलेंगे तो मेजर रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिस था। बट मैंने इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे सीखा और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि जेपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्रैक करने का, तो मैंने इसे काफ़ी सीरियस वे में लिया। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की मैंने तैयारी शुरू की। जो भी प्रीलिम्स का रिक्वायरमेंट था, मैं सबसे पहले जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में, जो भी प्रीवियस 2-3 एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को एनालाइज मैंने की। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली तैयार किया। उसके बाद जीएस जो पोर्शन था उसको अकॉर्डिंगली तैयार किया। तो मेंस प्रीलिम्स में मैंने देखा कि 200 नंबर जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पैटर्न था प्रीलिम्स का, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग था। तो मैंने देखा 200 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स क्वालिफाइंग था, उसमें मोर और लेस पैटर्न जो था वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के इक्विवेलेंट ही था। तो मैंने जो
पहले पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए और गेट एग्ज़ाम के लिए, उसको कंटिन्यू एज इट इज़ कंटिन्यू रखा, चूँकि सिलेबस दोनों का सेम था। एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पैटर्न मोर और लेस सेम था। तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट ही अकॉर्डिंगली उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तैयारी की। मैंने ईएससी के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, जेपीएससी के क्वेश्चन को एनालाइज किया और फिर मैंने कंपेयर किया कि किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो मुझे इस दौरान पता चला कि प्रीवियस ईयर ईएससी और गेट के करने के बाद जेपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करने के बाद ये मोर देन सफिशिएंट होगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। अब रहा बात जीएस पेपर का, तो 100 मार्क्स जीएस पेपर के लिए मैंने ज़्यादा वेटेज जो है वो करेंट अफेयर्स पर दिया। और करेंट अफेयर्स मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करंट जीएस पोर्शन से करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस किया और करंट अफेयर्स के लिए मैं मोर और लेस न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ा करता था। नो डाउट मेरा इससे पहले अगर गेट का एग्ज़ाम देता था या फिर कोई और प्योर टेक्निकल एग्ज़ाम भी देता था जिसमें जीएस का क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो भी मैं न्यूज़पेपर 1 और 2 द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ा करता था। तो उससे मेरा एक बेस तैयार हो चुका था रिगार्डिंग पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमी, इन सभी चीज़ों को लेकर एक बेस मोर और लेस जो इस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मेरा बेस तैयार हो चुका था। फिर मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस के इसके, तो करंट अफेयर्स पर इसका ज़्यादा फोकस था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर उससे थोड़ा कम फोकस था और पॉलिटी और हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने इन सभी जीएस पेपर को तैयार करने के लिए जो है अकॉर्डिंगली बुक्स एनसीईआरटी रेफ़र की और एनसीईआरटी बुक्स रेफ़र करने के बाद मैंने घटना चक्र के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठाए और उन क्वेश्चंस को मैंने लगाया। फिर क्वेश्चंस को लगाने के बाद बार बार उनको फिर रिवाइज करता था, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करता था। सिमिलरली मैं टेक्निकल को भी साथ लेकर चला करता था और इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 19 जनवरी 2020 को हुआ, उसको दिया और फॉर्चुनेटली 3-4 महीने बाद रिजल्ट आया और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। बात करें जेपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद की, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेरा स्ट्रेटजी था कि अब मेंस में किसी तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से इस एग्ज़ाम को देना है, जो कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोगों के फीडबैक से भी मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है और आपके जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा जॉब है। तो मैं अपना 100% इसमें देना चाहता। तो बात करें मैं मेंस के पैटर्न की, तो मेंस इसके 1000 मार्क्स के होते हैं। 1000 मार्क्स में 200 मार्क्स आपके ऑप्शनल के पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 200 मार्क्स आपके ऑप्शनल पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 200 मार्क्स में आपका जीएस और इंग्लिश इंक्लूडेड रहता है, ये 600 टोटल मार्क्स हो गए। और 400 मार्क्स में पेपर 1 में 200 सब्जेक्टिव होते हैं और पेपर 2 में 200 सब्जेक्टिव होते हैं। तो मैंने फिर इस एग्ज़ाम के जो पैटर्न है मेंस की, इसको लेकर अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू की कि किस तरीके से मैं सब्जेक्टिव को भी साथ में लेता चलूँ और बाकी के जो जीएस पेपर है उनको भी साथ में लेता चलूँ और अपने ऑप्शनल पेपर के ऑब्जेक्टिव को भी साथ में लेता चलूँ। तो चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में मैंने तैयारी की थी, मैं डेली 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करता था ऑप्शनल के और 2 या 3 सब्जेक्ट के किसी 1 या 2 चैप्टर को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस हो, गेट के क्वेश्चंस हो, उनको प्रैक्टिस करता था ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी साथ साथ लेकर चलना जरूरी था, क्योंकि उसका भी वेटेज 40% था। पेपर 1 में 200 मार्क्स, पेपर 2 में 200 मार्क्स। तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र किया। उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विसेज में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया। तो इससे मेरा कंसेप्ट है जो धीरे धीरे लिखने का
आदत है जो बनता शुरू चला गया। मार्केट में क्वेश्चंस बैंक भी अवेलेबल थे, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल थे, उनको भी मैं रेफ़र करता था प्रैक्टिस के लिए। मैं उसी माहौल में तैयारी करने का प्रयास करता था जिस माहौल में मेरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। जितने देर का एग्ज़ाम लिया जाएगा उतने देर में टेबल पर बैठकर क्वेश्चंस आंसर राइटिंग करने का प्रयास करता था। जीएस पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स जीएस का था और 100 मार्क्स इंग्लिश का था। इन दोनों का भी वेटेज 200 नंबर का टोटल आउट ऑफ 1000 था। तो मैंने इनको भी साथ साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास किया। जीएस के लिए मैंने वही घटना चक्र, एनसीईआरटी, करेंट अफेयर्स, मेनली घटना चक्र में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को मैंने कवर किया। फिर इसके अलावा करेंट अफेयर्स के लिए मैंने मार्केट में जो भी करेंट अफेयर के बुक अवेलेबल थे लाइक एडिटोरिया और स्पीडी, इन दोनों बुक को मैंने कवर करना शुरू किया। और मेंस में चूँकि काफ़ी समय दिया गया था, ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स का समय था प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस में, तो मैंने अकॉर्डिंगली जीएस की तैयारी शुरू की, ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू की और ऑप्शनल सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू की। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर मेंस के प्रीवियस ईयर लगाने से मेरा सब्जेक्टिव ऑप्शनल तैयार होना शुरू हो गया। सिमिलरली गेट के प्रीवियस ईयर या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर और स्टेट पीसीएस कमीशंस के जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनके प्रैक्टिस करने से मेरा ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव तैयार होना शुरू हुआ। साथ साथ जीएस के लिए मैंने करेंट अफेयर, घटना चक्र के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन सभी के क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया, जिससे मेरा जीएस तैयार होना शुरू हो गया। इंग्लिश के लिए मैं प्रयास करता था ऑनलाइन टेस्ट देने की। बहुत सारे ऑनलाइन ऐप है जिस पर मैं जाकर डेली 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जितने भी संभव हो पाते थे मैं उनको प्रैक्टिस किया करता था। इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी मैं रेगुलरली पढ़ा करता था, जिससे मेरा इंग्लिश के वोकैबुलरी, ग्रामर ये धीरे धीरे काफ़ी अच्छे इम्प्रूव होने शुरू हो गए थे। तो मैंने पैटर्न का जेपीएससी के मेंस के पैटर्न को देखा इंग्लिश के या जीएस के, तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने तैयारी की। पेपर पढ़ने से मेरा करेंट अफेयर काफ़ी ठीक रहता था और पेपर का कोई एनालिसिस करके मैं पढ़ता था, तो जिससे मेरा स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इंग्लिश की बात करें तो मार्केट में ऑक्सफोर्ड्स की बुक है या फिर अन्य जो भी बुक हैं जनरल, कोई भी बुक का सेट लेकर मैं प्रैक्टिस करता था, तो इससे मेरा इंग्लिश भी तैयार होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके मतलब एग्ज़ाम के 1.5 से 2 महीने बाद पहले ही मैंने अपना सारा प्रिपरेशन को कर लिया था। जैसे ही एग्ज़ाम के 1 मंथ में पहले एडमिट कार्ड आया, मैं मतलब रिवीजन टोटली अपना फोकस रिवीजन पर और सब्जेक्टिव के आंसर राइटिंग पर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ज़्यादा समय नहीं लगता रिवीजन करने में, सब्जेक्टिव में आंसर राइटिंग में ज़्यादा समय लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने सब्जेक्टिव 1 महीना पहले एग्जाम के सब्जेक्टिव जब से एडमिट कार्ड आया, सब्जेक्टिव के आंसर राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था। और मतलब दिन में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे आंसर राइटिंग करने का प्रयास करता था। और प्रयास कर चूँकि ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है ऑप्शनल सब्जेक्टिव पेपर में, तो कैलकुलेटर और इन सभी चीज़ों को लेकर उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके के कैलकुलेशन किए जाते थे, उनकी मैंने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। तो इन्हीं सब इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस को करने के बाद मेरा सब्जेक्टिव तैयार हो गया। इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज और गेट के ऑब्जेक्टिव पेपर को करने से मेरा ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। और घटना चक्र, करेंट अफेयर, मैगजीन और बुक्स को पढ़ने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव जीएस पेपर तैयार हो गया। इस तरीके से मैंने मेंस की अपनी प्रिपरेशन पूरी की। जब एग्ज़ाम हुआ तो ऑब्जेक्टिव जीएस पेपर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा गया, इंग्लिश का पेपर भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा गया। मेरा दोनों पेपर जो था
ऑप्शनल का, ऑब्जेक्टिव का, वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा गया। मेरा सब्जेक्टिव का एक पेपर, पहला पेपर जो थर्मल पोर्शन होता है ऑप्शनल का, वो उतना अच्छा नहीं जा पाया, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछे गए थे और उस मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो उतना अच्छा नहीं जा पाया। बट ऑन एन एवरेज अगर कंपेयर करें तो ठीक था, उतना बुरा भी नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा पहला पेपर सब्जेक्टिव का, ऑप्शनल का अच्छा नहीं गया, तो मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि दूसरा पेपर जो सब्जेक्टिव का है, किसी तरीके से उसको काफ़ी अच्छे से डिलीवर करना है जस्ट नेक्स्ट डे। तो मैंने काफ़ी अच्छे से उसको, फिर जितने मेरे पास समय बचे थे 10 घंटे 12 घंटे, काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ किया, काफ़ी अच्छे से उसको एनालिसिस किया। मैंने काफ़ी मेहनत करी एक दिन के दौरान ही सेकंड पेपर। तो जब मैंने सेकंड पेपर दिया सब्जेक्टिव का, तो वो मोर देन एक्सपेक्टेड गया, काफ़ी अच्छा गया। तो इतना एग्ज़ाम मेंस का देने के बाद इतना तो उम्मीद था कि मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि पेपर, एक पेपर को, सब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर को छोड़ दे तो बाकी जितने भी पेपर थे वो काफ़ी अच्छे गए थे। फॉर्चुनेटली रिजल्ट आया तो मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया था। और मतलब इन सभी चीज़ों में मैंने देखा कि जो मेरा कंसिस्टेंसी जो है, मेहनत का, प्रैक्टिस जो है, जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान जारी रखी, और रेगुलर स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई पढ़ने की, हर दिन 2 सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना, हर दिन क्वेश्चंस लगाना, टारगेट फिक्स करना कि ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, इन सब सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि किस सब्जेक्ट में वेटेज कितना दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने भी स्ट्रेटजी डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज बनानी शुरू की थी। तो इन सभी स्ट्रेटजी को डिलीवर करते हुए, चूँकि बहुत कम समय रहता है आपके पास और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर करना रहता है, तो विदाउट स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा स्कोर मेंस के में कर सके, खासकर जिसमें आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपके ऑप्शनल पेपर भी देने हो, इंग्लिश भी देना हो और जीएस भी देना हो। एक टेक्निकल लड़का, बंदा अपना इंजीनियरिंग के अलावा जीएस उसके लिए काफ़ी भास्ट हो जाता है, इंग्लिश काफ़ी उसके लिए भास्ट हो जाता है, क्योंकि राइट फ्रॉम द 12th वो कट चुका होता है पूरी तरीके से जीएस के पोर्शन से। तो मैंने इन सभी चीज़ों के लिए स्ट्रेटजी बनाई, कंसिस्टेंट इस पर मेहनत की, रेगुलरिटी रखी, प्रैक्टिस किया, ऑनलाइन मुझसे जो भी अगर कोई एरर होता था प्रैक्टिस के दौरान, तो उसको बार बार मैं रिवाइज करता था। और फॉर्चुनेटली मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद जब इसका रिजल्ट आया, तो काफ़ी मतलब उसमें लिस्ट में अपना नाम देखकर, अपना रोल नंबर देखकर काफ़ी खुशी हुई। बात करें मेंस के में क्वालिफाई होने के बाद की, तो मेंस में क्वालिफाई होने के बाद काफ़ी मैं खुश था कि कम से कम 2 स्टेज पार हो चुका है, अब एक स्टेज इंटरव्यू बचा है। तो इंटरव्यू में भी जो है अच्छा करना है, और इसमें मतलब किसी तरीके से जितनी भी मेहनत मैंने करी है, या फिर इंटरव्यू के लिए जो भी मैं मेहनत करूँगा, उन सभी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दें और किसी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना है। अभी 2-3 दिन ही हुए थे मेंस में क्वालिफाई होने के खुशी जाहिर करने और हासिल करने में ही, तब तक इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया। 10 से 15 दिन बाद इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में चूँकि फर्स्ट डे स्टार्टिंग में ही मेरा इंटरव्यू था, चूँकि मेरा नाम ए से शुरू होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली इंटरव्यू में कॉल किया गया था, तो स्टार्टिंग में ही मेरा इंटरव्यू था। तो जो भी मेरे पास 10 दिन 15 दिन बचे हुए थे, तो मैंने इंटरव्यू के जो है जो रिक्वायरमेंट है, या पहले से जो लोग इंटरव्यू इसके दे रखे हैं, उनसे बात की, ऑनलाइन सर्च किया कि किस तरीके से जेपीएससी ना सिर्फ मेरे एग्ज़ाम में और जितने भी एग्ज़ाम्स लेती है जेपीएससी, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस वो इंटरव्यू में पूछती है, साक्षात्कार में किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, उन सभी चीज़ों का एनालिसिस मैंने किया। और फिर मेरे पास जितना भी समय था 15 दिन का, उसमें मैंने इंटरव्यू के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दी। चूँकि ये मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और चूँकि झारखंड जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर इंटरव्यू देना है, तो ये लाजमी है कि वहाँ के स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने सबसे पहले झारखंड के ज्योग्राफी, पॉलिटी,
वहाँ के जो भी, चूँकि एक मिनरल रिच स्टेट है, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज, झारखंड का एक ओवरऑल ब्रीफिंग मैंने तैयार कर लिया कि अगर ये एज ए एक्सपेक्टेड है कि झारखंड के बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। और साथ साथ मैंने जो अपने कोर सब्जेक्ट्स है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जो जीएस पोर्शन है, उसको भी रिवाइज करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान चूंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो ऑलरेडी मेंस में चेक हो चुका था एबिलिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन और उसका आंसर का। तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट को रिवाइज करता था, शॉर्ट नोट्स जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान बना रखी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते थे उसको मैं कॉपी में अलग सब्जेक्ट वाइज लिखा करता था। जो भी मेरे पास बुक्स थी, बुक्स में हाईलाइट कर दिया करता था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो जिनसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो उन सभी चीज़ों को सिर्फ मैं अब देखना इंटरव्यू के लिए शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाता था इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान। जो ओवरऑल ब्रशअप होता है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने सारे सब्जेक्ट को, मैं कोशिश किया कि 15 दिन जो भी मेरे पास समय है तो हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार रिवाइज करता चलो। तो एक दिन मैं 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करता था, अगले दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट को, और इस बीच में जो 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को सुबह रिवाइज करता था और एक सब्जेक्ट को रात में रिवाइज। इसके बीच में जो भी मेरे पास 2-3 घंटे का समय मिलता था, उसमें मैं झारखंड के बारे में, झारखंड की पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ पर जो झारखंड का डेवलपमेंट चूँकि बिहार से ही अलग होकर बना है, तो उसके ज्योग्राफी, उसके क्लाइमेट, उसका पॉलिटिकल कंडीशन, मिनरल, जो भी मिनरल रिच स्टेट है उसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं तैयारी करता चला गया। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल तैयारी की। चूँकि मैं जेपीएससी के इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स रिटन क्वालिफाई करके बहुत सारे जगह इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ। बताऊँ मैं अपने स्ट्रगल की, तो जेपीएससी मेरा 38th इंटरव्यू है टेक्निकल एग्जाम में। तो मैंने 30-35 इंटरव्यू ग्रुप ए और बी के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, IOCL, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सभी संस्थानों में मैंने इंटरव्यू दे रखा था। तो टेक्निकल में इंटरव्यू देने का मुझे काफ़ी अनुभव प्राप्त था। ये सब चीज़ें मेरे जीवन में स्ट्रगल रही है, बट इन द एंड मैं जब जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें व्यर्थ नहीं है। जो मैंने पहले मेहनत की, या जो भी इंटरव्यू में मैं पहले डिस्क्वालीफाई हूँ, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा एक कॉन्फिडेंस, फियर इंटरव्यू पैनल के सामने, ये सब चीज़ें मेरे अंदर मिनिमम थी। तो मेरा जब मुझे इंटरव्यू के लिए जिस दिन बुलाया गया, तो मैं काफ़ी मतलब अच्छे से, जो भी इंटरव्यू गेटअप होता है उसमें तैयार होकर इंटरव्यू के लिए गया। तो माननीय जो जेपीएससी का अध्यक्ष महोदय उस समय थे, अमिताभ चौधरी सर, उनका पैनल था मेरा, और उस पैनल में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वो थे और 2 अदर प्रोफेसर जो टेक्निकल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे, वो मेरे सामने थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम मुझे इंट्रोडक्शन करने को बोला। तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया। फिर अभी क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि अभी स्टडी पीरियड में हूँ, और साथ साथ जॉब के लिए भी अप्लाई करता हूँ, साथ साथ मतलब पढ़ाने का भी मेरा शेड्यूल्ड है। तो इन सभी चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित है कि नहीं, वर्किंग के दौरान ही मेरी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। मैं मतलब बैठकर एकदम से प्रिपेयर नहीं कर रहा था। तो बात करें इंटरव्यू की, तो मेरा इंटरव्यू करीब 10 से 15 मिनट चला था, और इसमें जो माननीय अध्यक्ष महोदय थे, वो नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे मुझसे कि फेवरेट आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फेवरेट आपका टॉपिक कौन सा है। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने रिसेंट में कौन से बुक पढ़ रखे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मैंने रिसेंटली, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है, काफ़ी प्रचलित किताब है। तो उनके बारे में उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, तो मैंने बताया कि राइट फ्रॉम द बिग बैंग अप टू द ब्लैक होल, टाइम और यूनिवर्स का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया। साथ साथ
जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे बीच बीच में वो भी क्वेश्चन पूछा करते थे मुझे टेक्निकल के, जैसे रोबोट के प्रोग्रामिंग के बारे में उन्होंने पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसके बारे में उन्होंने पूछा, और सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, इसके बारे में भी उन्होंने मुझसे काफ़ी विस्तार पूर्वक पूछा। तो मिला जुला कर कुछ सवालों के जवाब मैं नहीं भी दे पाया, तो वहाँ पर मैंने सीधे मतलब अपोलोजाइज कर दिया, सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे इन सवालों के जवाब नहीं पता है, क्योंकि मैं मिसलीड नहीं करना चाहता था इंटरव्यू पैनल को, आधा अधूरा जवाब दे सकता था। बट मैं प्रयास किया कि जब मुझे अच्छे से नहीं आता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपोलोजाइज कर देता था कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता है, अच्छे से तरीके से इसके बारे में नहीं पता। और वो इस चीज़ को काफ़ी ग्रेटली और काइंडफुली वो भी लेते थे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते थे। तो 10-15 मिनट जैसे ही हो गया तो मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और उन्होंने बोला कि ऑल द बेस्ट अमरिंदर, थैंक यू। तो इंटरव्यू देने के बाद तो मुझे लगा कि इंटरव्यू चूँकि यहाँ पर 200 मार्क्स का था और 200 मार्क्स का इंटरव्यू था, 100 मार्क्स का मेंस था, तो टोटल 1200 मार्क्स पर मेरिट बनना था। तो मेरा इंटरव्यू बहुत कुछ टेक्निकल सवालों में और कुछ जनरल स्टडीज़ के सवालों में मैं वहाँ पर जवाब नहीं दे पाया था, जहाँ पर मैंने अपोलोजाइज किया। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसकी वजह से मुझे इसका डिमेरिट या डिसएडवांटेज मिलेगा। बट मैं इतना श्योर था कि अगर मेरा मतलब मेंस का कंपेरेटिवली अदर कैंडिडेट से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा गया था। तो इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज मुझे एवरेज मार्क्स भी दिया जाता है तो क्वालिफाई हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रैंक 1 था। तो रात को 12 बजे रिजल्ट आया और मुझसे मतलब 2-4 दिन तो काफ़ी व्यस्त रहा, कॉल्स मैसेजेस और ये सब आते रहे। तो मुझे इतना भरोसा था कि क्वालिफाई कर जाऊंगा और इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स भी दे दिया जाए तो क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन मैंने फर्स्ट रैंक का कभी मैंने सोचा नहीं था। तो फॉर्चुनेटली फर्स्ट रैंक आया और राइट फ्रॉम द बिगनिंग जितने भी मेहनत मैंने की, जितने भी स्ट्रगल मैंने किया, टाइम मैनेजमेंट किया, क्योंकि अगर बीच बीच में कहीं वर्किंग भी करता था 10 से 5, 10 से 6, तो मॉर्निंग का टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, इवनिंग का टाइम किस तरीके से मैनेज करना है और हर सब्जेक्ट को किस तरीके से लेकर चलना है, इन सभी चीज़ों का मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता था, रूटीन बनाता था। और किस दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है तो उसको कम वेटेज देना है, जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है उसको कम वेटेज देना है, जो सब्जेक्ट मेरा वीक है उसको ज़्यादा वेटेज देना, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो और प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे। ये प्रीलिम्स से मेंस तक का सफ़र करीब करीब 2 से 2.5 साल का रहा, क्योंकि बीच में हाई कोर्ट में कुछ मामले को, इस वैकेंसी को लेकर कुछ मामला फंस गया था, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था। तो कुछ 6-8 महीने केस चला था। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने केस को डिस्पोज कर दिया। तो उसी कारण से 8 महीने या साल भर डिले हुआ फाइनल रिजल्ट में। बट ओवरऑल एग्ज़ाम एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और फर्दर मैं मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर और इससे भी जितने भी बेहतर एग्ज़ाम हो सकते हैं उसकी तैयारी में फ़िलहाल मैं लगा हुआ हूँ। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए हैं मेरे इस प्रिपरेशन के दौरान। लॉन्ग जर्नी, पास आउट होने के बाद मुझे मतलब 5 साल 6 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज भी रहा है। बट फेलुअर मैंने बहुत झेले हैं, बट उनको कभी अपने मेहनत के ऊपर हावी नहीं होने दिया, मेहनत के ऊपर ओवरकम नहीं होने दिया। मेरा सीधा सा कंसेप्ट रहता था कि मेरा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देकर बाकी रिजल्ट जो भी आए उसे एक्सेप्ट करना। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखूँ। जो मेरी स्ट्रेटजी राइट फ्रॉम द डे 1 थी, वही मेरी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के दिन तक थी और आज भी वही स्ट्रेटजी है, क्योंकि फर्दर मैं देख रहा हूँ आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस तरीके से बेहतर, इससे बेहतर आगे बढ़ सकते। बात करें पूरे इस एग्ज़ाम के जर्नी के दौरान,
तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। डिस्ट्रैक्शन को मैं हमेशा अपने से दूर रखने का प्रयास करता था। डिस्ट्रैक्शन का मुख्य कारण होता था सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से मैंने जिस समय मैं प्रिपरेशन के फेज़ में था, तो सोशल मीडिया से प्रयास करता था कि बहुत दूर ही रहूं, क्योंकि ये पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हाँ, ऑनलाइन आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब मैं पूरा दिन में जितने भी मेरे पास डाउट्स या क्वेश्चंस कलेक्ट होते थे, जो बुक से मैं नहीं आंसर ले पाता था, तब मैं उनको कोशिश करता था कि ऑनलाइन उनको सर्च करूं। क्योंकि आप क्या है कि प्रिपरेशन के दौरान आप एक क्वेश्चन सर्च करने जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि थोड़ा व्हाट्सअप स्क्रॉल कर ले, थोड़ा फेसबुक स्क्रॉल कर ले, थोड़ा यूट्यूब, और उस तरीके से आप एक लूप में फंसते चले जाते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहने का काफ़ी प्रयास करता था। मैं मेरे साथियों को यही सलाह दूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको डेली रिवाइज करें, अपने बिग पॉइंट को एनालाइज करें, और जितने भी आपसे क्वेश्चन बनाते समय, प्रैक्टिस करते समय जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको अपने एक हर सब्जेक्ट का अलग कॉपी बनाकर उनको लिखा करें, उनको रेगुलरली रिवाइज करें। अपने नोट्स के जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं, उनके साथ साथ जो भी आपके मिस्टेक्स है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अपने एरर कॉपी बना रखी है, नोट डाउन कर रखी है, उसमें जो आपके हैं, जो आपने नोट कर रखा है, उनको डेली रिवाइज करते रहें। डेली एटलीस्ट एक सब्जेक्ट रिवाइज करते रहें। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या फिर जो मिस्टेक्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आप अक्सर भूल जाया करते हैं, उसको नोट डाउन करते रहें। बुक्स किसी भी एग्जाम के बैकबोन होते हैं, तो बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें रेदर देन यूट्यूब से वीडियोस या फिर ऑनलाइन। इन सभी चीज़ों से बेहतर है आप बुक्स को पढ़िए। बुक्स के पढ़ने के बाद एक आपका बेस बनता है, और बेस बनने के बाद आपको क्वेश्चन पर पकड़, और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी आता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो मैं मेरे साथियों से यही कहूँगा कि अगर असफलता आती है प्रिपरेशन के दौरान, तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, मेहनत करते रहें। मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आप ज़रूर सफल होंगे। अपने कमियों को देखें, लगातार प्रयास करते रहें। और मैं धन्यवाद देता हूँ डीकेटी टीम का कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया अपनी बात रखने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।